आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं एक बार फिर आपका अपना प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हमारी आवाज़। आज हम बात करेंगे अंडर ट्रायल कैदियों की, उन कैदियों की जो इंसाफ की आस में आज भी सलाखों के पीछे हैं। जी हाँ, दरअसल ये वो दर्द है जिसे देखा है एक माँ की बुझती आंखों ने, जिसे देखा है बीवी की बिलखती चीखों ने, जिसे देखा है किसी के वालिद के झुके कंधों ने। ये जख्म उस जुल्म का है जिसे भुलाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। कोई पूछे इन गुनाहों के उस दर्द की तकलीफ को, कोई लौटाए इनके वो दिन, कोई वापस करे इनकी जवानी। थाने की चार दीवारी में लिखी गई थी इनके जुल्म की तहरीर, लेकिन मुद्दतों बाद अदालत ने लगाई इनके माथे पर बेगुनाही की मोहर। क्या है पूरी हकीकत, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बगैर किसी गुनाह के अपनी जिंदगी का बेशकीमती वक्त जेलों में गुजारने वाले मुंबई के अब्दुल वाहिद शेख और रामपुर के जावेद आज भी सिहर उठते हैं जब उन्हें अपने गुजरे कल की याद आती है। माजी का अंधेरा आज भी जावेद और वाहिद जैसे हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशनी से महरूम रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों की खबरें वक्त वक्त पर मीडिया की सुर्खियां भी बनती रही, लेकिन हालात में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई। हमारी रिहाई जेल से 2014 में हुई थी। मुझे पुनर्निवास करने के लिए गवर्नमेंट से अगर कोई सहायता मिल जाएगी तो शायद मेरी ज़िंदगी की कुछ भरपाई हो जाएगी, जो कि आज तब और बर्बाद है मेरे घर वालों की और मेरे माँ बाप के जो आंसू हैं वो पूछ सकेंगे, जो उनकी तकलीफ़ है वो कम हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तकलीफ़ सारी उनकी ख़त्म हो जाएंगी, मुझे जो तकलीफ़ है उनको वो तो कभी अब जाएगी नहीं, मगर कम हो जाएगी। काफ़ी वक्त सरकार कराया, मगर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी मुआवजे की हमारे लिए उम्मीद कुछ नहीं मिली हमें। ये बात सच है कि हमारे मुल्क में लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से इंसाफ में देरी होती है और इसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ता है जो बेगुनाह होते हुए भी कई कई बरस जेलों में गुजार देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त मुल्क की जेलों में बंद कैदियों की तादाद 4,16,244 है, जिसमें 1,34,168 कैदी ऐसे हैं जिनको अदालत ने गुनहगार पाया है, लेकिन 2,82,076 ऐसे कैदी अभी भी जेलों में बंद हैं जो विचाराधीन हैं, यानी जिन पर अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में इस वक्त कुल कैदियों की तादाद में 67% तादाद विचाराधीन कैदियों की है। भारत में अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद कैरेबियाई देश बारबाडोस की आबादी के बराबर है। कानून के जानकार इस बात को सही नहीं मानते कि बरसों तक लाखों कैदियों को बिना ट्रायल के जेलों में भरा जाए। वो कहते हैं कि इससे संविधान की मूल भावना को धक्का पहुंचता है। क्राइम उन्होंने किया है नहीं किया है ये एक अलग सवाल है, जो कि नेचुरली एक अलग लेवल पे डिसाइड भी होता है, लेकिन इतनी बात तय है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जो आज अंडर ट्रायल हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं और जेल में बंद हैं, वो बिलो मैट्रिकुलेट। ऐसे मुल्जिम जिन्हें ट्रायल, जांच या पूछताछ के लिए हिरासत में रखा जाता है उन्हें विचाराधीन कैदी कहा जाता है। जुर्म साबित होने तक विचाराधीन कैदियों को बेगुनाह माना जाता है, लेकिन विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच बनाना आसान नहीं होता।
एक तो जेल के अंदर रहते हुए उनके आसपास संसाधनों की कमी रहती है, दूसरी तरफ जेल परिसर के अंदर वकीलों के साथ वो खुलकर बातचीत भी नहीं कर पाते। अगर आप गरीब हैं तो आपको अपने राइट्स के बारे में भी ठीक से नहीं पता है, तो आप सरकार या जेल या जुडिशल सिस्टम से क्या मांग करें आपको वो भी नहीं पता है। तो बेल कब अप्लाई होनी चाहिए, लीगल एड मेरा हक है, ये सारी चीज़ें बेसिक भी नहीं पता है। हम लोग अभी तिहाड़ में काम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे तो ये बात निकल के आई कि वो खुद ही बोल रहे थे कि उनको इतना अपना सेक्शन भी नहीं पता है कि सेक्शन के अंदर वो लोग बंद हैं। तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे उसके खिलाफ। दुनिया भर के कानून के जानकारों का मानना है कि जेल मुजरिमों के सुधार की जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां पर लोग सजा काटते हुए अपनी भूल का एहसास कर सके। पर भारत की जेलों में कैदियों के हालात इस सोच से उलट नजर आते हैं। अंडर ट्रायल कैदियों की बढ़ती तादाद के मुद्दे को लेकर कई बार सवाल उठते रहे। ये बहस उस वक्त और ज्यादा तेज होती है जब किसी मुलजिम पर जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन वो अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल जेल में गुजार कर रिहा हो जाता है। इन मामलों को लेकर खुद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले सितंबर 2014 में कहा था कि जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए सरकार और हाईकोर्ट को जरूरी कदम उठाने चाहिए। सीआरपीसी की धारा 434A के मुताबिक अगर कोई विचाराधीन कैदी किसी जुर्म के लिए मुमकिना सजा का आधा वक्त पूरा कर चुका है तो उसे रिहा किया जा सकता है। उसे किसी जमानतदार या बिना जमानतदार के ही जमानत दी जा सकती है। हालांकि कानून की ये बात उम्र कैद और मौत की सजा पा चुके कैदियों पर लागू नहीं होती। मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं बल्कि भारतीय जेलों में कैदियों में से तकरीबन 75% कैदी छोटे मोटे इल्जाम में बंद है। ये गुनहगार ठहराए जाने पर मिलने वाली सजा से ज्यादा या आधे से अधिक वक्त जेलों में काट चुके हैं। क्यों इन लोगों को जमानत नहीं मिल पाती? जब इस पहलू पर गौर किया जाता है तो तस्वीर नजर आती है कि इन कैदियों में ज्यादातर ऐसे मुलजिम हैं जो या तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं या फिर 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों में 28% कैदी बिल्कुल अनपढ़ हैं। यही नहीं, 10वीं से कम पढ़े लिखे कैदियों की तादाद 42% है। दोनों आंकड़ों को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 70% हो जाता है। 2 कारण मुझे लगता है। एक तो है कि एक सिस्टमिक जो प्रेजुडिस है पुलिस का वो झलकता है इस चीज़ में। कैसे हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो जिनकी फ्रॉड वगैरह में इतने वो सब उनको बेल मिल जाती है। तो आई थिंक एक ये बात है कि हाँ ज़रूर एक प्रेजुडिस है एक वर्ग के लोगों के खिलाफ और वो झलकता है इन रिकॉर्ड्स के थ्रू। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अंडर ट्रायल कैदियों में ऐसे कैदियों की तादाद ज़्यादा रहती है जो या तो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ होने की वजह से इनको कानून की जानकारी नहीं होती और ना ही अपने लिए कोई लड़ाई लड़ पाते। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कौन से तबके के लोग सबसे ज्यादा जेलों में बंद हैं और कौन से ऐसे सूबे हैं जहां अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद सबसे ज्यादा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। बात हो रही है अंडर ट्रायल कैदियों की, उन कैदियों की जो इंसाफ की आस में आज भी सलाखों के पीछे हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। अंडर ट्रायल कैदियों में अगर 70% ऐसे कैदी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं तो एक आंकड़ा ये भी चौंकाने वाला है कि इन कैदियों में अल्पसंख्यक और एससी कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों में 59,053 कैदी मुस्लिम समुदाय से हैं, जो कुल अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद का तकरीबन 20% है। वहीं एससी अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद 61,139 है, जो करीब 21% है। ये आंकड़ा क्या है और क्यों एससी या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद ज़्यादा है? ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज सुहेल सिद्दीकी से होता है तो वो कुछ यूँ जवाब देते हैं। तेरे मुकदमात मुसलमान जितनी सरकारी मुलाजमत में नहीं इतना जेलों में है।
और अगर आप कन्विक्शन का देखिए तो 1% मुश्किल से कन्विक्शन होता है। 10-10, 20-20 साल जेल में रहते हैं और उसके बाद फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है जब बूढ़े हो जाते हैं कि साहब वो सबूत नहीं मिले और यही मिले। तो कुछ उसमें उनको तंग भी किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में उनको फंसाया जा रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो बहुत गंभीर बात यह है कि जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से उनके नंबर बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब मेरे हिसाब से करीब 80% लोग जो जेलों में बंद हैं वो 3 प्रकार के कारणों से बंद हैं। एक, या वो दलित, मुसलमान या आदिवासी वर्ग के लोग हैं। दूसरा कि वो 10वीं क्लास से कम पढ़े हुए लोग हैं। और तीसरा कि वो गरीब हैं। इन तीनों का साथ होना या दोनों में से किसी एक का साथ होना आपको ज़रूर जेल में लंबे समय के लिए डाल देता है और आप फिर फंसे रहते हैं जब तक आपको कुछ मिले। जनरली ये कहा जाए तो तकरीबन 90% केसेस में एक्विटल होता है कि बरी आखिर में बरी कर दिए जाते हैं। 90% तक बरी हो जाते हैं अगर हम ओवरऑल लेके चलें तो। टोटल केस में जितने लोगों को जितने केसेस कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल केसेस की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें से 90% के करीब लोग बरी हो जाते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदियों की तादाद वाले 5 सूबे हैं। इनमें बिहार में 82.4%, जम्मू कश्मीर में 81.5%, उड़ीसा में 78.8%, झारखंड में 77.1% और दिल्ली में 76.7% विचाराधीन कैदियों की तादाद है। इन सभी सूबों में अल्पसंख्यक कैदियों की तादाद उनकी आबादी के प्रतिशत से भी ज्यादा नजर आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी कुछ साल पहले इस बात को जोर देकर कहा गया था। कमेटी के सदस्य रहे जफर महमूद आज भी कमेटी की रिपोर्ट को जायज करार देते हैं और कहते हैं कि हालात में कोई बदलाव नहीं आया। यही हकीकत है कि मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग और आदिवासी यही ज़्यादा हैं। अब आपकी बात यह है कि क्यों हैं ज़्यादा वो, तो पहली चीज़ तो जो आ जाती है वो ये कि इन सब का एजुकेशनल लेवल भी सबसे बहुत पीछे है। ये भी सच्चर कमेटी ने बताया कि मुसलमान जो हैं उनका एजुकेशनल लेवल 59% है, लिटरेसी लेवल, जबकि बाकी मुल्क का नेशनल जो एवरेज निकाला जाए वो 65 है। तो बहुत गैप है वहाँ भी। तो एजुकेशनल ज़ाहिर है उसका फ़र्क पड़ता है। जब अगर तालीम ही नहीं है और हाथ में अगर किसी की हुनर भी नहीं है तो करेगा क्या फिर। तो इसका ज़ाहिर है ये एक वेलफेयर स्टेट होने की हैसियत से गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके लिए कुछ किया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो थोड़े बहुत मेजर्स लिए गए हैं वो बहुत कम हैं, बहुत नाकाफ़ी हैं। और तीसरी बात ये भी है, ये बात भी सही है कि आदिवासी शेड्यूल कास्ट भी के लिए भी सही है, मुसलमानों के लिए भी सही है कि उनके साथ तासुब भी होता है। ये बात भी सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार अंदर तक घुसा हुआ है। ऐसे में पुलिस की सभी कार्रवाई बगैर किसी भेदभाव के होती होगी, ये कहना गलत है। यही वजह है कि पिछले कुछ बरस के दौरान ऐसे मुस्लिम नौजवानों को अलग अलग सूबों से पकड़ा गया जिन पर दहशतगर्द होने के इल्जाम लगे। हालांकि बाद में इनमें से कई लोग बाइज्जत बरी हुए। ऐसे में ये मांग भी जोर पकड़ती दिखी कि अगर कोई शख्स बगैर किसी गुनाह के जिंदगी के बेशकीमती कई साल जेल में गुजारता है तो कम से कम उसे मुआवजा तो दिया जाए। जितने केसेस चले हैं बेशतर में एक्विटल हुआ है उनका। इसके मायने ये है कि वो बेगुनाह थे। पहली बात तो ये है कि वो बेगुनाह थे, तो जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, गोल्डन पीरियड जेलों में उनका ज़िंदगी गुजरा, तो उन अफसरों के, इंटेलिजेंस के और पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके जो गोल्डन पीरियड उसमें गुजरा तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए कब नई ज़िंदगी शुरू करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जो नौजवान गिरफ़्तार किए जाते हैं यकीनन उनकी ज़िंदगी तबाह होती है, और ज़िंदगी के 10-12 साल तबाह होने के बाद जब कोर्ट उन्हें बाइज़्ज़त बरी करती है तो हम तो चाहते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी के अय्याम बर्बाद हुए हैं कोर्ट उन्हें मुआवजा दे।
और जो ज़िंदगी का करियर चौपट हुआ है उसके लिए, उसकी भरपाई के लिए कुछ ना कुछ मुआवजा दें। और जो जिस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए थे, कोई विस्फोट हुआ, कोई हादसा हुआ, उस हादसे का चैप्टर क्लोज़ ना करें बल्कि असल मुलजिम तक पहुँचे। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, बेकसूरों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया जाता है। 20-20, 30-30 साल बाद जब आते हैं तो उनकी ज़िंदगियां सब बर्बाद हो चुकी होती है, परिवार बिखर चुका होता है। तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी, जब हम उसके अंदर जिन लोगों ने हमको गिरफ्तार किया बिना सोचे समझे, और जब हम न्यायालय से बरी होते हैं, तो ऐसा अधिकारी जो हमको ऐसे मामलों में फर्जी फंसा देता है, उसको भी, उससे भी सवाल जवाब होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको भी इसकी सज़ा मिलना चाहिए, उसके लिए उसको भुगतना ज़रूर चाहिए। इस बात की मांग हम लोग करते हैं लगातार। ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं, बल्कि लगातार इस तरह की बातें पहले भी होती रही है कि जो लोग सालों तक जेलों में बंद रहकर बाइज्जत बरी होते हैं, आखिर उनके बेशकीमती वक्त की भरपाई कैसे की जाए। ऐसे लोगों के लिए लगातार मुआवजे की मांग भी उठती रही है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है इन तमाम मसलों को जल्द से जल्द हल करने की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। बात हो रही है अंडर ट्रायल कैदियों की। आखिर क्यों इन बेगुनाहों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, क्या है पूरी कहानी, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। कोई भी कैदी जब कई बरस तक जेल में रहता है तो वो वक्त उसके परिवार के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। ऐसे में अगर वो बेकसूर करार दिया जाए और कई साल के बाद जेल से वो बाहर आए तो उस वक्त तक उसका परिवार समाजी एतबार से बहुत पीछे चला जाता है। कानूनी दांवपेच की जानकारी ना होना और पैसों की कमी के चलते ऐसे मामले ज्यादा बड़े हैं। हालांकि ये मामले गंभीर है और इस तरफ बेहद ध्यान देने की जरूरत भी है। कानून के जानकार मानते हैं कि विचाराधीन कैदियों की जिंदगी ऐसे भंवर में लटकी रहती है जिनका हाल और मुस्तकबिल दोनों अंधेरों में नजर आता है। लेकिन इन सब से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाए, कैसे हालात बेहतर हो। सवाल ये भी उठते हैं कि जो इंसाफ की बात संविधान या आईन में कही गई, क्या उसका असर वाकई में जमीनी सतह पर नजर आता है। क्या कमजोर और पिछड़े तबके के लोगों में जुर्म करने की आदत ज्यादा होती है। क्या अनपढ़ होने की वजह से लोग जुर्म की दलदल में ज्यादा फंसते हैं। मुस्लिम समाज में एजुकेशन का परसेंटेज कम है, वो बढ़ाने के लिए मैंने बोला था कि सब समाज को तो न्याय देना ही है, लेकिन मुस्लिम आवाम को भी न्याय देना चाहिए। इसीलिए हर राज्य में एक आधी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तो उनको शिक्षा की तरफ खींच लेंगे तो मुझे लगता है कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने वाली संख्या कम हो जाएगी। और मैं जिस तरह हिंदू की बात, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ, उसी तरह मैं हिंदू समाज के सभी लोगों की मैं बात करता हूँ। ऐसे वक्त में चाहिए तो ये कि उनको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकारें कोई योजना तैयार करें कि इतने साल वो अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर चुके हैं, आगे समाज उनको हक़ारत की नज़र से देखेगा और देखता रहेगा। तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि उनका मुस्तक़बिल संभालने के लिए सरकारें करें कुछ। हुकूमत भी इस बात को जानती है कि मामला गंभीर है। यही वजह है कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के सभी हाई कोर्ट को पत्र लिखकर इस मामले में पहल करने की अपील भी की थी। हालांकि उसका असर कितना हुआ ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन अब तेजी के साथ कोशिश तो करनी होगी। कोशिश यही कि इंसाफ जल्दी मिले, कानूनी दांवपेच में किसी बेगुनाह की जिंदगी न उलझे और गुनहगार छूट न पाए। मौजूदा दौर में विचाराधीन कैदियों के हालात यकीनन मुश्किलों भरे हैं और इनमें भी ज्यादा मुश्किल अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों की नजर आती है। इन अंडर ट्रायल कैदियों की ना तो जनसुनवाई का कोई जरिया होता है और ना ही मीडिया में इनकी ज्यादा सुनवाई हो पाती है। यकीनन इस तरफ ना सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, अलबत्ता ये तय करने की भी आज ज़रूरत है कि किसी बेकसूर की ज़िंदगी जेलों में अंडर ट्रायल के दौरान खर्च ना हो और कम से कम वक्त में सबको इंसाफ मिले।
किसी ने अगर गुनाह किया है तो उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और अगर कोई बेकसूर है तो वह जेलों में बंद ना रहे, इसकी कोशिश करनी होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे देश में इंसाफ की कानूनी लड़ाई लंबी चलती है और जब तक इसको तेज़ नहीं किया जाता तो ये उम्मीद करना ज़रा बेमानी होगी। दर्द तो फिर भी आंखों से निकल जाता है, मगर पुराने जख्म का निशान कहाँ जाता है। ये वाकई निशान ऐसे हैं जिनके निशान कभी नहीं मिट सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह बेगुनाहों की जिंदगी जेल की काली कोठरी में गुजरती रहेगी। सवाल बड़ा भी है और बहुत अहम भी। जाहिर है कानून के रखवालों को ही इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। बहरहाल हमारी आवाज़ को बस आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ और आपसे जुड़े कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।